हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 हमारा चल रहा है कंपनी लेखे अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन से संबंधित प्रक्रिया पे हम धीरे धीरे आ रहे हैं। उसके लिए अभी हमने पढ़ा प्रविवरण। प्रविवरण जो होता है, कंपनी पूंजी एकत्र करने के लिए करती। कोई भी सार्वजनिक कंपनी जब उसको पूंजी की आवश्यकता होती है तो प्रविवरण निर्गमित करती है। ये कंपनी का एक तरह से एडवर्टाइजमेंट होता है जो जनता को अंश खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। अब इस प्रविवरण को लेकर क्या उद्देश्य होते हैं कंपनी के, किस उद्देश्य को लेकर ये निर्गमित किया जाता है? सबसे पहला उद्देश्य इसका होता है अंश एवं ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को प्रविवरण के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। उसमें सारी कंपनी से संबंधित समस्त शर्तें, नियम उसमें लिख दिए जाते हैं। इसके अलावा प्रविवरण के प्रकाशन के द्वारा कंपनी की स्थापना की सूचना दी जाती है। जब भी कोई कंपनी नई बनती है, तो जब कंपनी नई बनती है तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो प्रविवरण के द्वारा कंपनी की स्थापना की जानकारी दी जाती है। प्रविवरण के द्वारा जनता को यह विश्वास दिलाया जाता है कि उनके द्वारा जो धन कंपनी में विनियोजित किया गया है वो सुरक्षित रहेगा। प्रविवरण में दी गई बातों की सत्यता के लिए जो उसके संचालक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, वो उत्तरदायी होते हैं। इस बात की घोषणा प्रविवरण में की जाती है कि प्रविवरण में दी गई समस्त बातें सत्य हैं। संचालक गण कंपनी के उत्तरदायित्वों को स्वीकार करते हैं। इस घोषणा से वे जनता को अवगत कराते हैं। तो ये सभी उद्देश्य हैं प्रविवरण को जारी करने के। इसके आगे देखिए आप, स्थानापन्न प्रविवरण। अगर कोई कंपनी किसी दशा में प्रविवरण निर्गमित नहीं कर पाती है तो फिर उस जगह स्थानापन्न प्रविवरण ले लेता है उसकी जगह। प्रविवरण के अभाव में बनाया जाने वाला विवरण पत्र स्थानापन्न प्रविवरण कहलाता है। जब कोई सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर पाती है तो अंशों के आवंटन के 3 दिन पहले वह स्थानापन्न प्रविवरण जारी करती है और जिन बातों का उल्लेख वो प्रविवरण में करना चाहती थी वो सभी बातें संक्षेप में स्थानापन्न प्रविवरण में लिख दी जाती हैं। और इस पर भी जितने संचालक होते हैं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, उनके हस्ताक्षर होते हैं। स्थानापन्न प्रविवरण को रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कराना पड़ता है। यद्यपि यह जनता के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी यह कंपनी और अंशधारियों के बीच अनुबंध का आधार होता है। यह रजिस्ट्रार के पास फाइल होता है और अंशधारी और कंपनी के बीच में एक तरह से अनुबंध प्रलेख होता है। इसके बाद देखिए न्यूनतम अभिधान राशि। यह घोषणा कि कंपनी के अंशों का न्यूनतम अभिधान राशि तक आवंटन हो गया है, अर्थात कंपनी द्वारा निर्धारित व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए न्यूनतम प्रार्थित राशि के अंशों का विक्रय कर दिया गया है। न्यूनतम प्रार्थित राशि मतलब जितनी उसको व्यापार करने के लिए जरूरी है और जो जनता के द्वारा मांगी गई है, तथा इस राशि को प्राप्त कर अंशों का आवंटन कर दिया गया है। न्यूनतम अभिधान राशि का उल्लेख कंपनी द्वारा प्रविवरण में कर दिया जाता है। अब ये जो राशि है, इस राशि का कंपनी के द्वारा क्या उपयोग किया जाता है और ये राशि कंपनी के लिए कितनी ज़रूरी होती है? यह राशि निम्न कार्यों के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मतलब जो राशि कंपनी ने अंशों के द्वारा मंगवाई है, उस राशि से कंपनी को जो काम करने हैं वो पूरे हो जाना चाहिए। नंबर 1, प्रारंभिक व्ययों का भुगतान करने के लिए। जब कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसको प्रारंभ करने के जो खर्चे हैं वो उस पूंजी से पूरे हो जाएं। कार्यशील पूंजी के लिए, कार्यशील पूंजी जो डे टू डे ऑपरेशन, जो डे टू डे के डेली के जो वर्क हैं उनको करने के लिए ज़रूरी है, जैसे डेली के वर्क, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, और भी जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं उनके भुगतान के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। क्रय की गई या क्रय की जाने वाली संपत्तियों के लिए, जब भी कोई नया सेटअप लगाया जाता है तो उसमें संपत्तियों की, मशीनों की ज़रूरत होती है,
तो उन मशीनों को खरीदने के लिए पर्याप्त तो उसके पास फंड अंशों के द्वारा आ जाना चाहिए। संपत्ति खरीदने अथवा प्रारंभिक व्ययों के भुगतान के लिए लिए गए ऋण का भुगतान करने के लिए, अगर कंपनी ने प्रारंभिक व्यय या कोई संपत्ति को खरीदने के लिए कोई ऋण लिया गया है तो उस ऋण का भुगतान करने के लिए उसके पास पर्याप्त राशि आ जाना चाहिए। विविध व्ययों की पूर्ति के लिए, ये सब इसके कार्य हैं जिनके लिए उसके पास पर्याप्त राशि आ जाना चाहिए। कंपनी अधिनियम के अनुसार न्यूनतम अभिदान की राशि निर्गमित पूंजी के 90% के बराबर होनी चाहिए। निर्गमित पूंजी वह पूंजी होती है जो किसी भी कंपनी के द्वारा जनता में निर्गमित की जाती है। जैसे किसी कंपनी ने 10 लाख रुपए की जो पूंजी है वो जनता में निर्गमित की है, तो 10 लाख का 90% उसको पूंजी के रूप में प्राप्त हो जाना चाहिए। अगला पॉइंट है हमारा संचालकों द्वारा भुगतान। प्रत्येक संचालक द्वारा लिए गए अंशों पर अन्य व्यक्तियों की तरह देय, प्रार्थना और आवंटन की राशि का भुगतान कर दिया गया है। अंशों का आवंटन, आवंटन का मतलब होता है अंश देना या बांटना। प्रविवरण जारी करने की तिथि से 120 दिन के अंदर अंशों का आवंटन हो जाना चाहिए तथा इस आशय की सूचना रजिस्ट्रार को दी जाना आवश्यक है कि अंशों का आवंटन कर दिया गया है। कंपनी के सचिव या संचालक द्वारा घोषणा, इस आशय की घोषणा करना जरूरी है कि व्यापार के लिए उक्त सभी कार्यवाहियां पूरी कर ली गई हैं। उपयुक्त सभी कार्यवाही पूरी हो जाने पर यदि रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो वह व्यवसाय को प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी कर देता है। इस स्थिति से पब्लिक कंपनी को व्यापार शुरू करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और प्रत्येक कंपनी को समामेलन की तिथि के 1 वर्ष के भीतर अपना व्यापार शुरू कर देना चाहिए। 1 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने पर न्यायालय द्वारा कंपनी के विघटन की कार्यवाही की जा सकती है। मतलब अगर कंपनी का समामेलन होने के बाद में अगर 1 साल तक कंपनी अपना व्यापार चालू नहीं रखती है तो न्यायालय को वो अधिकार होता है कि वो कंपनी के समापन के आदेश दे सकता है। तो ये थी हमारी कंपनी के समामेलन और उसके व्यापार शुरू करने की जो विधि थी वो हमने पढ़ी। किस तरह से कंपनी प्रविवरण निर्गमित करती है, फिर अंशों का आवंटन कितना होना चाहिए और कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। थैंक यू।